हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनवीजीएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता। और अभी तक हम इस चैप्टर की 5 क्लासेज जो है उनकी स्टडी हम कर चुके हैं। ये हमारी आज की 6th क्लास होगी। आज की क्लास के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। यानी कि आपके पास जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है और जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोनों मार्केट के अंदर यानी कि जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन है और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में फर्स्ट डिफरेंस आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट को लेके, कि दोनों मार्केट में जो प्रोडक्शन किया जाता है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो यहां पर जो प्रोडक्ट फर्म प्रोड्यूस करेगी वो एक होमोजेनियस जो प्रोडक्ट है उसका उत्पादन करती है। होमोजेनियस हम कहते हैं किसको? समरूप वस्तुओं को। तो यहाँ पर जो वस्तुओं का उत्पादन होगा वो समरूप होंगी। इसका अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे हमारे पास ये क्या है, 4 प्रोड्यूसर हैं। एक ए है हमारे पास, एक बी है, फिर एक हमारे पास सी है और एक डी प्रोड्यूसर है। ये 4 अलग अलग उत्पादक हमारे पास हैं, यानी कि 4 प्रोड्यूसर हैं। जब हम बात करते हैं इनके प्रोडक्शन की, तो ये सभी क्या है, एक होमोजेनियस गुड का यानी कि सेम गुड का प्रोडक्शन करते हैं। इनके गुड के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो कलर को लेके हो, वेट को लेके हो या इनकी क्वालिटी को लेके हो। तो इनमें किसी भी प्रकार का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एक विशेषता यह है कि इसके अंदर जो फर्में हैं जो प्रोडक्शन करेंगी वो सभी जो है एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गुड्स का उत्पादन करती हैं, यानी कि वस्तु विभेद जो है उनके अंदर पाया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम, तो चीजें हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। कि अगर हम बात करें इस सिचुएशन की, तो हमारे पास क्या है, 4 अगर प्रोड्यूसर को लें, कि जैसे हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास बी प्रोड्यूसर है, ये हमारे पास सी है और डी प्रोड्यूसर है। ये सभी क्या है, ये सभी तो प्रोडक्शन तो कर रहे हैं मोबाइल फोन का। ठीक है, ये सभी मोबाइल फोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट इसमें जो है इनकी कंपनी जो है उसके अंदर डिफरेंस है। दूसरा, ये सभी एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट भी हैं। इनका ब्रांड अलग है, इनका जो कलर है वो अलग है, साइज अलग है और इनकी जो क्वालिटी है वो भी अलग है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो आपके पास डिफरेंस होता है परफेक्ट कंपटीशन में और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट को लेके होता है। सेकंड, हमारे पास डिफरेंस आता है कंट्रोल ओवर प्राइजेस, कि जो आपके पास वस्तु की कीमत है उसके नियंत्रण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। कि जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये थी कि यहाँ पर लार्ज नंबर आपके पास क्या है, बायर होंगे। दूसरा, साथ में आपके पास यहाँ पर लार्ज नंबर जो है वो होते हैं किस चीज के, सेलर के, कि जो वस्तुओं को बेचेंगे वो भी क्या है, लार्ज नंबर के अंदर होते हैं। और एक हमने पढ़ा कि जो जितनी भी फर्में हैं वो एक होमोजेनियस गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। इसका एग्जांपल हमने पीछे भी देखा था कि अगर आपके पास मान लीजिए कि ए है हमारे पास कोई फर्म, एक बी है और एक सी डी, इस तरीके से हैं। ये सभी जब किसी गुड का प्रोडक्शन करती हैं तो ये एक होमोजेनियस गुड का प्रोडक्शन करेंगी। तो और जो भी फर्में अगर यहाँ पर हैं, तो जो फर्में हैं ये कभी भी प्राइस का डिसीजन नहीं लेती, ये प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती। प्राइस का डिसीजन कौन लेता है? प्राइस का डिसीजन होता है इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर गुड्स की डिमांड और जो सप्लाई है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। उस कंडीशन में जो है गुड्स का प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, कि इस तरीके से आपके पास क्या है, जो वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा इस ई पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर जो है ये जो प्राइस यहाँ पर डिसाइड हुआ, कि मान लेते हैं कि आपका किसी गुड का प्राइस डिसाइड हुआ है 30 रुपीज, तो 30 रुपीज जितनी भी मार्केट के अंदर फर्में हैं सभी के लिए एक ही प्राइस होता है। तो यहाँ पर जो फर्म है वो प्राइस को टेकर होती है, प्राइस का डिसीजन वो नहीं ले सकती है। और ना ही किसी एक सिंगल फर्म के अंदर इतना पोटेंशियल होता है, इतनी क्षमता होती है कि वो पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाए। तो अगर कोई भी एक जो फर्म मार्केट को छोड़ के भी चली जाती है तो इसका इंपैक्ट जो है मार्केट के ऊपर नहीं पड़ता। तो फर्म यहाँ पर जो डिसीजन ले सकती है वो सिर्फ और सिर्फ ले सकती है किससे रिलेटेड, आउटपुट से रिलेटेड, कि उसको कितनी जो वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करना है। इससे संबंधित जो निर्णय है वो फर्म यहाँ पर ले सकती है।
तो ओवरऑल इसके अंदर हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो फर्में हैं उनका प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। प्राइसेस का जो भी कंट्रोल है वो इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। फर्में सिर्फ और सिर्फ प्राइस की टेकर होती है और कीमत को सिर्फ स्वीकार करती हैं। दूसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो हमारे पास आता है किस चीज को लेके कि आपके पास जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है उसकी कंडीशन को लेके। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो फर्में हैं वो यहाँ पे जो प्राइसेज है उसको कंट्रोल कर सकती हैं, बट एक लिमिट तक। कि अगर हम एग्जांपल लें कि देखिए हमारे पास क्या है, ए फर्म है, एक बी फर्म है और एक सी और एक डी फर्म है। ये सभी जो है जिस भी गुड़ का प्रोडक्शन ये करते हैं, लेकिन इन सभी के जो गुड्स हैं उसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इनके अंदर पाया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस जो है उसमें हमने देखा है कि जब ये कोई भी जो फर्म है वो प्रोडक्शन तो एक क्लोजली सब्स्टिट्यूट गुड़ का करती है, लेकिन उनका जो गुड्स हैं उसमें किसी ना किसी टाइप का डिफरेंस होता है। तो हमेशा जो फर्म है वो प्राइस का डिसीजन तो है वो अपने आप लेती है, यानी कि वो प्राइस की मेकर होती है। यहाँ पर जो फर्म है वो प्राइस की क्या होगी, मेकर होगी, यानी कि वस्तु की कीमत का निर्धारण फर्में करती हैं। बट ये बात यहाँ पे समझने लायक है कि जब भी वो प्राइस का डिसीजन लेती है तो ऐसी कंडीशन में वो हमेशा इस बात को ऑब्जर्व करती है कि बी जो फर्म है उसकी गुड़ के प्राइस क्या है, यानी कि वो हमेशा अपनी जो प्राइस पॉलिसी है वो बी जो फर्म है उसके गुड्स के प्राइसेस के ऊपर जो है डिपेंड होकर लेती है। वो देखेगी, वो एनालाइज करेगी कि जो बी फर्म है उसने गुड्स के प्राइसेस को कितना रखा है, तो इसको सोच के यहाँ पर डिसीजन फर्म के द्वारा लिए जाते हैं। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर भी जो है प्राइस कंट्रोल जो है एक लिमिट तक ही फर्म डिसीजन लेती है उसके रिगार्डिंग। अदरवाइज जो दूसरी फर्में हैं उनसे अट्रैक्ट होकर या उनको ऑब्जर्व करके ही यहाँ पर जो है प्राइस पॉलिसी को बढ़ाया जाता है, यानी कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कहां पर होगा ये डिपेंड करता है बाकी फर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है नेचर ऑफ रिवेन्यू कर्व, कि आपके पास जो आय वक्र होता है उसकी प्रकृति क्या है। इस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि आय वक्र की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होगी, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इनके अंदर। तो फर्स्ट जो है हम इसको डायग्राम से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हमें चीजें क्लियर होंगी। तो फर्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर कि हम डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक आपके पास ओ एक्सिस है और एक क्या है ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लिया है आउटपुट को और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं रिवेन्यू को। यहां पर आपके पास क्या है, जो ए आर कर्व है और जो एम आर कर्व है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि आपके पास इस कंडीशन के अंदर जो ए आर कर्व है या जिसको हम रिवेन्यू कर्व भी बोलते हैं और साथ में इसी को हम क्या है प्राइस लाइन भी हमारे पास यही होती है। तो यहां पर जो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी होती है इन्फिनिटी, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक यहाँ पर आपके पास इसका डिमांड कर्व होता है, या इसका जो आय वक्र का ढलान है वो होता है ओ एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ओ एक्सिस के समानांतर होगा यहाँ पर। ये तो हमारे पास आ गई कंडीशन इस चीज की। उसके बाद अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक मार्केट की तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि आपके पास दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू को लिया है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये क्या है, आपके पास ए आर कर्व है और ये हमारे पास क्या है एम आर कर्व है। तो जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की तो देखिए यहां पर एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, कि ये तो हमें पता है कि जितनी भी आपके पास फर्में होती हैं ए बी सी और डी, ये सभी क्या है एक दूसरे के जो क्लोजली सब्स्टिट्यूट कोड है उनका प्रोडक्शन करती है। अब यहां पर जो आपके पास ये ए आर कर्व है इसकी इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1, यानी कि इकाई से ज्यादा। अब इकाई से ज्यादा क्या होती है तो इसको एक बार हम छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी काफी जो लेक्चर्स हैं उनमें इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी, बट फिर भी यहाँ पर एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हम इसकी ले लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है डी डिमांड कर्व है, नीचे हमारे पास क्या है आउटपुट है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइसेस को लिया है। कि फर्स्ट कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखें कि आप जो है डिमांड करते हैं ओ की क्वांटिटी की, इसके लिए जो अपने प्राइस डिसाइड करें वो ओपी करें। मान लीजिए कि जो फर्म है वो डिसीजन लेती है कि उसको गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज करने हैं, तो अगर वो प्राइसेस को इंक्रीज करके कितना कर देती है ओपी 1, यानी कि ये आपने जो प्राइसेस है इनको इंक्रीज कर दिया,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास डिमांड है वो कम हो जाती है, कहां पर, OQ1 क्वांटिटी के ऊपर। मान लेते हैं कि आपने जो प्राइस इंक्रीज करे वो करे थे कितने, 20%, बट आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आ जाता है 40%। यानी कि एक छोटा सा आपका प्राइस का चेंज भी आपकी जो डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज लेके आता है। और यही केस आपका एप्लीकेबल होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी, और यही हमारे पास क्या है, रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। कि अगर मान लीजिए किसी भी ऐसे गुड्स की जिसके मार्केट के अंदर बहुत सारे क्लोजली सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी जो सोप है वो है, जैसे साबुन होते हैं बहुत सारे, कि लाइफ बॉय है, फिर आपके पास लक्स है, कि अगर कोई भी जो कंपनी थोड़े से प्राइस को बढ़ाती है तो कंज्यूमर जो ए गुड है उसको छोड़कर कहां चला जाता है, बी गुड के ऊपर वो चला जाता है। तो ये कंडीशन इसके अंदर होती है। अब इसी कंडीशन को जो है यहां पर हम एक एग्जांपल से समझ रहे थे, जिसके अंदर हमने जो चीजों को लिया था कि आपके पास क्या है, ए फर्म है, अगर ए फर्म अपने प्राइसेस को बढ़ा देती है तो प्राइसेस के बढ़ाने से जो इसकी डिमांड है वो ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये प्राइस को बढ़ाएगी, इसी के जो गुड्स हैं, मान लेते हैं कि कोई गुड्स यहाँ पर कि इसने ये बढ़ाता है MI के फोन, चलिए MI के फोन ले लेते हैं। तो जैसे ही MI की कंपनी जो है प्राइसेस को बढ़ाएगी तो ए जो है वो उसको छोड़कर कहां चला जाएगा, बी। यानी कि कोई अगर आपके पास रियलमी जैसी कंपनी है तो कंज्यूमर वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो डिमांड कर्व है उसकी इलास्टिसिटी क्या है, इन फर्म्स के लिए ग्रेटर देन 1 है। अगर हम इसको और स्टडी करें तो अगर ये आपके पास जो है, मान लेते हैं कि आपके पास जो है वो ओपी प्राइस होते हैं, इस ओपी प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सेल की जाती है OQ, ठीक है। अब फर्म जो है वो चाहती है कि उसके जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाए। तो जब प्राइसेस को इंक्रीज किया गया तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्राइस है वो आपके पास कितने हो गए, OP1, और जो क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं वो कितनी है, OQ1। तो जैसे ही आपने प्राइसेस को इंक्रीज किया, क्वांटिटी आपके पास जो है कम होकर कितनी आ गई, OQ1, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास जो है वो OQ1 तक डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर जो आपके पास इलास्टिसिटी और डिमांड है वो आपके पास होती है ग्रेटर देन 1 के केस में। उसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट को लेके, कि जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एक हम इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसकी स्टडी यहां पर करते थे, कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसके अंदर आपके पास MR और जो MC कर्व है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपके पास AR और जो MR है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। कि अगर मैं इसको एक डायग्राम भी आपके लिए छोटा सा बनाऊं यहां पर, तो ये आपके पास क्या है, AR और MR एक दूसरे के इक्वल होते थे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। उसके बाद यहां पर आपके पास ये जो है MC कर्व होता है, और MC कर्व जो है इस E पॉइंट के ऊपर जो इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट आता था, यहां पर आपके पास कंडीशन क्या है कि आपके पास MC और जो MR है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। और एक कंडीशन हमें पता है कि आपके पास AR और जो MR है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो फाइनल कंडीशन क्या बनती है कि AR इक्वल होता है किसके, MR के और MC के। कि यहां पर आपके पास जो गुड्स के प्राइस हैं वो आपके पास, क्योंकि हम AR कर्व को ही हम क्या बोलते हैं कि आपके पास गुड्स के प्राइस भी होते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्राइस इक्वल होते हैं किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। किस कंडीशन में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कंडीशन के अंदर ये होती है। बट अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो उसके केस के अंदर क्या है कि आपके पास जो AR कर्व है वो ग्रेटर देन होता है किससे, MR से। और इसी केस में आपके पास जो AR कर्व है वो ग्रेटर देन होता है किससे, MC से। यानी कि आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उससे ये ग्रेटर देन होता है। और अगर इसको मैं डायग्राम से समझाऊं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, कि जैसे ये हमारे पास क्या है, एक O एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, OY एक्सिस है। यहां पर हम लेते हैं आउटपुट को, यहां पर हम लेते हैं रेवेन्यू और कॉस्ट को। तो ये आपके पास क्या है, एक AR कर्व होता है, और ये हमारे पास क्या है, एक MR कर्व है। ये आपके पास क्या है, MC कर्व होता है, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूरी होती है इस E पॉइंट के ऊपर। और ये ए पॉइंट क्या शो करता है कि इस ए पॉइंट के ऊपर आपके पास एक तो कंडीशन पूरी हो जाती है कि MR इक्वल टू MC है। दूसरा, अगर आप
इस कंडीशन के अंदर देखें तो अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर देखें तो हमें पता चलता है क्या कि यहां पर आपके पास AR यानी कि प्राइस वो आपके ज्यादा है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम है और जो गुड्स के प्राइस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि एक डिफरेंस दोनों में ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो AR और जो आपके पास MC है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और आपके पास जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की, तो इस कंडीशन में आपके पास AR यानी कि प्राइस वो आपके क्या होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं किससे, MC से। तो ये एक डिफरेंस इसके बीच में आता है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है कि नेचर ऑफ लॉन्ग रन प्राइस एंड आउटपुट, यानी कि दीर्घ काल के अंदर जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है और जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, इसके अंदर जो प्राइस और आउटपुट का डिटरमिनेशन किया जाता है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो है कि आपके पास जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है उसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर जो प्राइस होंगे वो परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में हाई होते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि ये आपके पास क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ये हमारे पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। यहां पर हम कंपेयर करते हैं इनके प्राइसेस को कि अगर आपके पास कोई गुड X है तो मान लेते हैं कि एक आपके पास कोई गुड X है यहाँ पर, और इसके प्राइस जो है लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कितने रखते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास कितने हैं, 100 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, ये हमने लिया है। सेम अगर हम बात करें कि इसी X गुड की, तो ये ही X गुड जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सेल किया जाएगा वो किया जाएगा 150 रुपीज के अंदर, कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर प्राइसेस ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली परफेक्ट कंपटीशन के। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन आती है आउटपुट को लेके, यानी कि हमारे पास जो क्वांटिटी है उसको लेके, कि जब बात करते हैं इसको सेल को लेके तो 100 रुपए में जो चीजें सेल की जाएंगी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, उसकी जो क्वांटिटी है यानी कि जो उसकी यूनिट है वो ज्यादा होंगी। और इसी कंडीशन में आपके पास जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वहां पर आपके पास 40 जो यूनिट्स है उनको सेल किया जाएगा, यानी कि जो क्वांटिटी है वो कम सेल करी जाती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उसके अगर हम यहाँ पर उसको ड्रॉ करें तो इस सिचुएशन को हम समझ के देखते हैं कि ये कारण क्या है, कि ये हमारे पास होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जब मोनोपोलिस्टिक मार्केट है वो प्रोडक्शन करती है इसके इस ए पॉइंट के ऊपर, और ए पॉइंट जो है वो ऐसे कंडीशन को बताता है जहां पर आपके पास एवरेज जो कॉस्ट कर्व है वो डिक्रीज हो रही होती है, मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंचे। मिनिमम पॉइंट जो है इसका ये आपके पास कोई बी पॉइंट है, तो ये ऐसी कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम में आ जाती है ए पॉइंट के ऊपर जब इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है और कॉस्ट आपकी जो है कंटिन्यूअसली कम हो रही होती है। लेकिन बट अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो फर्म प्रोडक्शन करती है वो करती है इस बी पॉइंट के ऊपर, यानी कि वो पॉइंट जहां पर आपके पास एवरेज जो कॉस्ट है वो अपने मिनिमम लेवल के ऊपर होती है, यानी कि न्यूनतम जो बिंदु है उसके ऊपर होती है। तो अब इस चीज को हम समझ के देखते हैं एक डायग्राम की हेल्प से, ताकि हमें चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके लिए हम क्या है एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जो हमारे पास क्या है यहाँ पर एक इसमें दिया हुआ है हमारे पास ओ एक्सिस और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को लिया है और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने रिवेन्यू को लिया है और कॉस्ट को लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है एक AR कर्व है और एक हमारे पास MR कर्व है। ये हमारे पास दोनों जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के होते हैं, कि ये हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के AR और MR कर्व हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये आपके पास AR इक्वल टू MR लाइन होती है, जो कि आपके पास होती है किसके, जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसके लिए। अब हमें अगर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तो इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो MR कर्व को इस ए पॉइंट के ऊपर कट करता है।
तो ये जो ए पॉइंट है आपके पास, ये ए पॉइंट आपके पास शो करता है किसके इक्विलिब्रियम को, मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है उसके इक्विलिब्रियम को, कि ए पॉइंट के ऊपर जो फर्म है उसकी कितनी क्वांटिटी का डिटरमिनेशन होता है। तो क्वांटिटी का डिटरमिनेशन हुआ ओ से क्यू तक, और जो प्राइस रखेगा इसके लिए वो कितने हैं, ओपी प्राइस है। कि यहां पर आपके पास क्वांटिटी कितनी हो गई, ओ क्यू, ये तो आपके पास आउटपुट है, और इसके जो प्राइस हैं वो कितने हैं, ओपी प्राइस यहां पर रखे गए। यानी कि जो आपके पास ए पॉइंट है उसके ऊपर क्वांटिटी सेल करी जाएगी ओ से क्यू तक, प्राइस रखे गए हैं ओपी। उसके बाद हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं ताकि हमें जो एक्चुअल में इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो पता लग जाए। तो ये हमारे पास क्या है, कर्व है जिसको हम बोलते हैं LAC, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो इस ए पॉइंट के ऊपर टेंजेंट करता है किसको, एवरेज रेवेन्यू लाइन को। यानी कि आपके पास AR जो है वो इक्वल होता है किसके, LAC के, किस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट के ऊपर। और ए पॉइंट हमें क्या शो करता है कि अगर ये हमारे पास, मान लेते हैं कि आपके पास इस तरीके से क्या है, LAC कर्व है, तो ये जो आपके पास पॉइंट है जिसके हमने पीछे अभी डिस्कस किया था जिसके बारे में, कि यहां पर आपके पास जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है उसका इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है। बट इसका ये मिनिमम पॉइंट नहीं है, मिनिमम पॉइंट जो है वो आपका इस पॉइंट के ऊपर होता है। तो इससे पहले ही आपके पास क्या है, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो इसके बाद अब हम कंडीशन देखते हैं कि यहां पर कंडीशन क्या होती है, कि एक तो आपके पास AR ग्रेटर देन है किससे, MR से। दूसरा आपके पास जो AR है वो ग्रेटर देन होता है किससे, MC से। तो ये इसके अंदर आपके पास कंडीशन होती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। अब हम कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल देखते हैं आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। तो परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम होता है इस पॉइंट के ऊपर जिसको हम नाम देते हैं E1। और जो E1 पॉइंट है ये आपको पास बताता है परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम को, कि यहाँ पर जो आपके पास क्वांटिटी है उसका डिटरमिनेशन कितना होता है, वो आपके पास OQ1, कि आप आउटपुट कितना करेंगे, आउटपुट आप करते हैं O से Q1 तक। प्राइस कितने हैं, प्राइस आपके पास होते हैं जो ये AR और जो MR लाइन है इसके इक्वल, यानी कि आपके पास जो प्राइस होते हैं वो OP1 होते हैं। तो यहां पर ये आपके पास OP था और ये आपके पास कितना है, OP1 इसके प्राइस होंगे। अब हम दोनों कंडीशन को अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करके देखते हैं कि हमने जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट के जो है कंडीशन उसमें क्या निकाला था, कि आप OQ क्वांटिटी को सेल करते हैं, कि ये आपके पास क्या है, OQ क्वांटिटी का आपने उत्पादन किया, ठीक है, और इसको सेल किया किसके ऊपर, OP प्राइसेस के ऊपर। तो यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये तो इक्विलिब्रियम जो है, अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये हमें शो करता है किसको, मोनोपोलिस्टिक मार्केट को, कि इसके लिए OQ जो क्वांटिटी आपने सेल करी है उसके लिए प्राइसेस आपने रखे OP, यानी कि ज्यादा प्राइसेस आपके हैं कंपैरेटिवली परफेक्ट कंपटीशन के। कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम मान के चलें कि ये आपके पास प्राइस कितने थे, ये आपके पास है 100, तो ये OP की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 150 है। दूसरी कंडीशन क्या है, कि जब हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, OQ1। इस OQ1 पे हम मान लेते हैं कि आपके पास 80 जो यूनिट है वो सेल की जाती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है उसमें कितनी गुड्स सेल करी जाती है, वो आपके पास होती है, मान लेते हैं 40 गुड्स। तो यहां पर आपको पता लगता है कि जो एक मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर, मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है उसमें कम क्वांटिटी सेल की जाएगी गुड्स की, और जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें ज्यादा क्वांटिटी सेल की जाती है। अब हम कंडीशन देखते हैं एक्सेस कैपेसिटी की, कि अगर हम बात करें एक्सेस कैपेसिटी की, तो एक्सेस कैपेसिटी आपके पास क्या होती है, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपके पास एक्सेस कैपेसिटी का, कि हमारे पास जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है उसके अंदर जो है एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, यानी कि अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। कैसे, कि ये आपके पास क्या है, इस तरीके से एक हमारे पास होता है LAC वक्र, और इसके हमें पता है कि इस A पॉइंट के ऊपर जो है जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है।
ऑप्टिमम लेवल कहां पर आएगा? सबसे कम कॉस्ट जो है वो आपके पास यहां पर होती है। तो जहां तक आप उत्पादन कर सकते थे, यानी कि आपकी जो उत्पादन क्षमता है और जो आप वास्तव में उत्पादन करते हैं, यानी कि एक्चुअल जो आपके पास प्रोडक्शन है, उनके बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। तो ये जो है आपके पास मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट है, एकाधिकारी जो आपके पास प्रतियोगिता है, उसके अंदर पाया जाता है एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो फर्म उत्पादन कर रही है वास्तव में वो कितना कर रही है? वो तो कर रही है कितना, मान लेते 70, इसकी कैपेसिटी कितनी है 120 की, कि इसमें अंदर क्षमता है कि 120 वस्तुओं का उत्पादन कर सके, लेकिन करती कितने का है 70 का। तो जो बीच की आपके पास 50 यूनिट है, वो 50 यूनिट आपकी शो करती हैं एक्सेस कैपेसिटी को, यानी कि जो फर्म है उसके पास अतिरिक्त क्षमता थी जिससे कम उसने उत्पादन किया। तो आपके पास अगर हम बात करें इस कार्य की, तो ये जो आपके पास गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं कि यहां पर आपके पास जो ये कर्व है, यहां पर आपके पास LAC जो है वो मिनिमम पॉइंट के ऊपर है, और यहां पर जो है मार्जिनल जो आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। तो ये जो है ये कंडीशन जो है आपकी शो होती है किसके बारे में? एक्सेस कैपेसिटी को लेकर, यानी कि अतिरिक्त जो क्षमता है उसको ये यहां पर शो करती है। ठीक। बट अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एक्सेस कैपेसिटी नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि वो जो है वो LAC के सबसे लोवेस्ट जो पॉइंट है, यानी कि अगर ये LAC कर्व है तो इसका ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। तो इसके ये जो आपके पास ए पॉइंट है, इसके ऊपर परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म है वो अपना प्रोडक्शन करती है। तो यहां पर जो है कोई किसी भी प्रकार की एक्सेस कैपेसिटी नहीं पाई जाती, कोई भी अतिरिक्त क्षमता जो है फर्म की नहीं पाई जाती है। अगर कर्व की बात करें तो ये जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है वो अपना उत्पादन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलिंग कॉस्ट, यानी कि सेलिंग कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं विक्रय लागतें। तो दोनों मार्केट के अंदर देखते हैं कि किस मार्केट के अंदर आपके पास विक्रय लागतें आती हैं और किसके अंदर विक्रय लागतें फर्म को नहीं उठानी पड़ती। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आपके पास A, B, C और D, ये क्या है? 4 अलग अलग सेलर्स हैं, लेकिन ये जो चारों सेलर हैं वो सेम जो गुड्स है उसको सेल करते हैं, यानी कि होमोजेनियस गुड्स को ये सेल करेंगे। अगर ये सभी एक जैसे गुड का सेल कर रहे हैं तो यहां पर जो है किसी भी फर्म के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर पैसा खर्च करती हैं उसकी नीड यहां पर नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी एक फर्म में पैसा खर्च कर भी दिया, कि मान लेते हैं कि आपकी जो ए फर्म है इसने कुछ जो पैसा है, कुछ मनी इसने खर्च करी किसके ऊपर? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। बट क्योंकि बाकी सभी फर्में जो है एक जैसी गुड़ का जो है सेल कर रही हैं और इनके प्राइस भी जो है सभी के सेम है, कि आप चाहे ए की बात करें, बी की बात करें या सी की बात करें, सभी जो है वो सेम प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे। तो हो सकता है कि ए ने जो है वो पैसा लगाया था बट इसका बेनिफिट मिल सकता है बी, सी और डी फर्म को। तो जो आपके पास परफेक्ट कंपटीशन फर्म होती है उसके अंदर कोई भी आपके पास सेलिंग कॉस्ट नहीं पाई जाती, यानी कि यहां पर कोई भी जो विक्रय लागत है वो नहीं पाई जाएगी। बट अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक मार्केट की, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर हमें पता है कि जितनी भी आपके पास फर्में होती हैं वो सारी की सारी जो एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उनके अंदर पाया जाता है, कि अगर हम ए की बात करें, बी की बात करें या सी, और ये हमारे पास क्या है डी फर्म है, ये सभी क्या है मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करती हैं। बट इन सभी के जो मोबाइल फोन है वो एक दूसरे से अलग है और क्लोजली सब्स्टिट्यूट है। तो जब क्लोजली सब्स्टिट्यूट गुड का प्रोडक्शन किया जाता है तो ये रियल लाइफ में भी हमें एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज का, कि जब मोबाइल फोन की आप ऐड देखेंगे तो आपको डिफरेंट जितने भी मोबाइल फोन्स हैं सभी की एड्स आपको टेलीविजन या यूट्यूब के ऊपर आपको नॉर्मली देखने को मिल जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपकी जितनी भी फर्म्स होती हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो MI हो या फिर आपके पास Realme हो या फिर हम बात करें ओप्पो की, फिर या हमारे पास वीवो है, तो इस टाइप की जितनी भी कंपनियां हैं ये हमेशा कोशिश करती हैं कि अपनी सेल्स को बढ़ा सकें।
और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ताकि ये कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपने प्रोडक्ट की तरफ वो लेके आए और उनके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़े। तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो सेलिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा मात्रा में आती है, यानी कि ज्यादा पैसा आपके पास खर्च किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सप्लाई कर्व। देखिए, जब हम बात करते हैं सप्लाई कर्व की, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, चाहे वो आपके पास फर्म हो या हो आपके पास इंडस्ट्री, दोनों ही का जो है सप्लाई कर्व जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। कि अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन के अंदर हम देखते हैं कि आपके पास जो इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री के अंदर तो ये हमारे पास क्या है, ये डिमांड कर्व होता है, और ये हमारे पास क्या है, इसका सप्लाई कर्व होता है। अगर हम बात करें फर्म की, तो फर्म के केस में जो है कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, और वो होती है ये कि ये आपके पास क्या है, इस तरीके से एक आपके पास एसी कर्व होता है, और एक हमारे पास क्या है, एवीसी कर्व होता है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और ये हमारे पास क्या है, एमसी कर्व होता है। तो एमसी कर्व का वो पार्ट, यानी कि ये वाला जो पार्ट जो कि आपके पास अबो है किससे, एवीसी से, यानी कि ये आपका जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ए से बी तक का पार्ट, ये होता है फर्म का सप्लाई कर्व। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर ये सप्लाई कर्व होता है। और ये क्यों होता है, इसके लिए हमने जो पीछे की जो आपकी क्लासेस हैं उसके अंदर हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि क्यों ये पार्ट जो है वो सप्लाई कर्व होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है फर्म का या फिर हम बात करें आपके इंडस्ट्री का, दोनों का ही जो सप्लाई कर्व है उसको डिसाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और इसका जो कारण है वो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि वस्तु विभेद। कि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप की आपके पास फर्म्स होती हैं, ए बी सी डी, और ये सभी जो है वो अलग अलग जो गुड्स है उनका प्रोडक्शन करती हैं। तो यहाँ पर जो जब ये अलग अलग गुड का प्रोडक्शन करेंगी और साथ में इनके जो प्राइस है वो भी आपके पास क्या होते हैं, डिफर होते हैं एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सप्लाई कर्व है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। किस केस में, आपके पास जो एकाधिकारी जो बाजार है उसके अंदर हम निर्धारण नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इनोवेशन और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके। तो देखिए, जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, या हम इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की, तो यहाँ पर जितनी भी फर्में हैं वो सभी जो है एक होमोजीनियस, एक समरूप वस्तु का ही वो उत्पादन करती हैं और उसी को वो सेल करेंगी। तो कंप्लीट मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होती कि वो किसी और गुड को परचेज कर ले। कि मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है, ये सभी क्या है, गुड एक्स का ही प्रोडक्शन करती हैं, और कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी जाएगा उसको सिर्फ एक ही गुड जो है वो मिलती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी फर्म जो है ट्राई नहीं करती कि वो नए गुड जो है उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करे, नया इन्वेंशन करे, नई रिसर्च करे। बट अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है नए इनोवेशंस के ऊपर और जो प्रोडक्ट है उसके डेवलपमेंट के ऊपर। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर आप देखें तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मोबाइल इंडस्ट्री कि अगर हम बात करें मोबाइल इंडस्ट्री की, तो बहुत सारे आपके पास क्या है, मोबाइल कंपनीज हैं। जैसे आपके पास MI हो गया, फिर एक हमारे पास वीवो हो गई, ओप्पो हो गई, इस तरीके से बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो आपने देखी होंगी। हर एक कंपनी को आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि हर मंथ में एक नया फोन या 2 फोन जो है वो हर बार न्यू लॉन्च किए जाते हैं किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मान लेते कि MI जो है वो नए फोन जो है उनको लॉन्च नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये मार्केट में पिछड़ जाएगा और एक टाइम के बाद मार्केट से बाहर हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपके पास माइक्रोमैक्स की कंपनी, कि माइक्रोमैक्स ने टाइम के साथ जो इनोवेशन है वो नहीं किए, अच्छे मोबाइल जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर को नहीं प्रोवाइड कराए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म थी वो मार्केट से बाहर हो गई। और आज आप अगर देखेंगे तो मार्केट के अंदर आपके पास जो माइक्रोमैक्स कंपनी है उसके मोबाइल फोन आपको देखने को
नहीं मिलते। इसका कारण क्या है कि इसने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया। तो ये आज की आपकी वीडियो क्लास थी, और इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो, जिनसे हम आपकी जो वीडियो क्लासेस हैं इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएं, तो प्लीज आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।